नमस्कार बच्चों, आज हम बसंत पुस्तक से कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 3 शीर्षक हिमालय की बेटियां जो कि निबंध है। इसके लेखक हैं नागार्जुन। पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पहले आइए पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो किस प्रकार से है। इस पाठ में लेखक ने हिमालय की बेटियां अर्थात उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना और सतलुज दुबली पतली होती हैं, पर मैदानों में आकर ये बेविशाल आकार की हो जाती है। विशाल यानी कि बहुत बड़ी हो जाती है। ये नदियाँ कहीं भागी चली जाती प्रतीत होती हैं। लगता है कि अपने पिता का प्रेम पाकर भी ये अतृप्त हैं। ये अपने पिता का प्रेम पाकर भी अतृप्त हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि नदियां भी आंखों के सामने नाचने लगती हैं। समुद्र को इन दो बेटियों के साथ हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। कालिदास के बृहयक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी के प्रेम का प्रदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। नदियों को देखकर लेखक को यह भी याद आता है कि एक बार कालिदास के बृहयक्ष ने मेघदूत अर्थात बादल से कहा था कि तुम बेतवती नदी को प्रेम का संदेश अवश्य देना, वह तुम्हें प्रेम करती है और तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होती है। लेखक को लगता है कि महाकवि को भी नदियों का जीवंत और सजीव रूप पसंद था। वास्तव में पहाड़ों से निकलती नदियां व समतल धरातल पर बहती नदियां को जो भी देखेगा वह दोनों में अत्यधिक अंतर पाएगा, क्योंकि पहाड़ों पर बहने वाली नदियां तो अल्हड़ पक्षियों के रूप में दिखाई देती हैं, व मैदानों में बहती नदियां अपने आप में मस्त नवयौवना के रूप में सभी को आकर्षित करती हैं। बच्चों, कालिदास का इसमें वर्णन आया है। कालिदास जी संस्कृत के एक महान कवि हैं, जिन्होंने मेघदूत नामक महाकाव्य लिखा है, और मेघदूत नामक महाकाव्य में यक्ष एक पात्र है, उसी ने ये संदेश भेजा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता का रूप दिया। लोकमाता कहते हैं बच्चों कल्याण करने वाली, कल्याणकारी, क्योंकि ये सर्वस्व कल्याण ही करती हैं। कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी अर्थात प्रेम का माना है, और कितने ही कवियों ने इन्हें बहन का स्थान भी दिया है। एक बार लेखक स्वयं मन से बहुत उचाट था, तो तिब्बत में सतलुज के किनारे जाकर बैठा। पाँव पानी में लटका दिए तो थोड़ी देर में तन और मन ताज़ा सा प्रतीत होने लगा, और लेखक कह उठा कि सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय है, तुमसे तो हृदय प्रसन्न हो, सारी खुमारी अर्थात आलस दूर हो गया है। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, तुम पुत्री हो, और यह हिमालय तुम्हारा पिता हिमालय चुपचाप रहकर भी तुम्हारे लिए चिंतित है। प्रकृति तो नर्तकी के समान है। प्रकृति तो किसके समान है? नर्तकी के समान। नर्तकी कहते हैं बच्चों नाचने वाली जो होती है उसको बोलते हैं। नर्तकी के समान है। इसी प्रकृति के प्रांगण यानी कि आंगन में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है। हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। बच्चों, सारांश के बाद में आइए हम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। लेखक का जीवन परिचय। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को हुआ था, और इनका निधन 5 नवंबर 1998 को। ये प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि हैं। नागार्जुन ने 1945 के आसपास हिंदी साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा, यानी कि इन्होंने अपना साहित्य लेखन 1945 से प्रारंभ किया। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया।
30 जून सन 1911 के दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का चंद्रमा हिंदी काव्य जगत के उस दिवाकर के उदय का साक्षी था जिसने अपनी फकीरी और बेबाकी से अपनी अनोखी पहचान बनाई। कबीर की पीढ़ी का यह महान कवि नागार्जुन के नाम से जाना गया। नागार्जुन जी ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा बांग्ला में कविताएं लिखते थे। आइए बच्चों, अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। हिमालय की बेटियां, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, हिमालय से निकलने वाली नदियां, ठीक है ना, किस प्रकार से वहां से निकलती हैं। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक कह रहा है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत कहते हैं बच्चों शिष्ट या कुलीन, संस्कारी महिला। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। श्रद्धा अपने से बड़े या विद्वान आदि के प्रति जो उत्पन्न होने वाला आदर भाव है वो श्रद्धा कहते हैं बच्चों उसको, है ना। उनके प्रति मेरे दिल में आदर श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेखक कह रहा है कि जब मैं छोटा था तो मैं माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था, और परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, हिमालय पर्वत पर चढ़ा, हिमालय के कंधे पर चढ़ा, इसका मतलब है बच्चों मैं हिमालय पर्वत पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। तो मुझे उनका दूसरा रूप नजर आया। किनका दूसरा रूप नजर आया? नदियों का। मैं हैरान था, हैं? मुझे आश्चर्य हुआ कि यही दुबली पतली गंगा, यहाँ यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। हिमालय पर्वत से जब हिमालय पर्वत पर खड़े हो जाते हैं तो हिमालय पर्वत काफ़ी ऊंचा है, वहाँ से तुम अगर नदियों को देखा जाए तो वे दुबली पतली सी नज़र आती हैं, और यही दुबली पतली, यही गंगा, यही यमुना और यही सतलुज समतल मैदानों में जब जाती हैं तो विशाल आकार धारण कर लेती है। विशाल कैसे हो जाती हैं ये पता नहीं, क्योंकि अपना रूप बदलती जाती हैं। हिमालय से जब निकलती है तो बड़ी दुबली पतली लगती हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। दुबली पतली धारा है, और यही धारा आगे चलकर समतल मैदानों में आगे चलकर जहाँ जहाँ भी इनको जगह मिलती जाती है अपना आकार बढ़ाती जाती हैं, और पानी वहाँ तक चला जाता है। विशाल कहते हैं बहुत बड़ी कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना। आइए आगे चलते हैं। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। देखिए बहुत अच्छी प्रकार से लेखक ने लिखा है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। भावभंगी कहते हैं विभिन्न रूप, विभिन्न प्रकार। उल्लास कहते हैं खुशी, हैं, कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। जब ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो इनके अंदर उछलना कूदना होता है, यानी कि ये ऊपर से पानी गिरता है। हिमालय पर्वत काफ़ी ऊपर से जब पानी नीचे आता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये उछल कूद कर रही हैं, हंस रही हैं, और ये बड़ी खुशियां मना रही हैं। जब ये मैदान में जाती हैं, समतल मैदान में जाती हैं तो इनका उछलना कूदना गायब हो जाता है, क्योंकि जब समतल मैदान होता है तो उसमें पानी धीरे धीरे जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। विस्मय की आश्चर्य नहीं होता, हैरानी नहीं होती। कौतूहल कहते हैं जिज्ञासा, है ना, जिज्ञासा। तब भी इतना कौतूहल यानी कि जिज्ञासा और विस्मय, आश्चर्य नहीं होता जितना कि बेटियों की बाल लीला देखकर मुझे होता है। यानी कि बेटियों की जो बाल लीलाएँ करते हैं बचपन में, जो बाल लीलाएँ मुझको अच्छी लगती हैं, जब समतल मैदानों में जाते तो मुझे उनका देखना अच्छा, इन बाल लीलाओं को देखना
उतना अच्छा नहीं लगता जितना ये पहाड़ों में से निकलते समय करती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है? कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है? कभी लेखक कह रहा है कि ये कहाँ भागी जा रही हैं, इनका कौन सा लक्ष्य है, कहाँ तक जाना है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। यानी कि ये कहाँ भागी जा रही हैं, मुझे पता ही नहीं है कौन इनका लक्ष्य है और जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, यानी कि परेशान कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, यानी कि संतुष्ट नहीं है ये, है इतना महान पिता, इनका विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त, यानी कि अतृप्त कहते हैं संतुष्ट नहीं होना, है ना, अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। इनकी विशाल हिमालय पर्वत से निकलते समय ये अतृप्त यानी कि संतुष्ट नहीं है, तो इनकी प्यास कौन मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकाएं सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है बच्चों। बंदुर कहते हैं गहरी बंधी हुई, और आदित्यकाय कहते हैं गुफाएं हैं। इस बंदुर आदित्यकाय यानी कि गहरी गुफाएं हैं, सरसब्ज उपत्यकाएं हरी भरी घाटियां हैं। बंदुर आदित्यकाएं यानी कि गहरी गुफाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं हरी भरी घाटियां, ये इन हिमालय पर होती हैं। तो इनका लीला निकेतन खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो हिमालय पर उगने वाले देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। इनके बीच से निकल के जाती हैं और कहता है लेखक कि जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, हैं सिर धुनता होगा यानी कि पछताता होगा, हैं पछताता होगा कैसे, और मौन यानी कि पछताता होगा और मौन रह करके, हैं मौन के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है। मौन रहकर ही वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। देखिए ये एक चित्र है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, किस प्रकार से नदियाँ निकल रही हैं आप इस चित्र से अनुमान लगा सकते हैं। बड़ी दुबली पतली दिखाई दे रही हैं, जब ये समतल मैदानों में जाती हैं तो बहुत विशाल आकार ले लेती हैं। आइए आगे चलते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल यानी कि इसको कुंभा भी बोलते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। बच्चों ये नदियों के नाम हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही और सारी नदियां जिनमें रावी है, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लग जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं कि बहती रही हैं। सौभाग्यशाली है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। बेटियां कौन सी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं इन दो बेटियों का। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में मैं शायद ही
ये बात सामने आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को, ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। इस प्रकार से नदियों का वर्णन लेखक कर रहा है और वो लेखक इस प्रकार से बताता जा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तो ऐसी महानदियाँ हैं जो हिमालय के हृदय की बर्फ की पिघली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती हैं और निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इन्हें महानदी भी कहा जाता है। लेकिन उनको देखकर लेखक की आंखों के सामने हिमालय की अन्य पुत्री कौन बताई हैं और भी नदियां हैं जो हैं उनको बताया है। आइए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें नदी प्रवाहित हो रही है। ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे समुद्र से निकल कर के ये नदी आई है और अपना विस्तार लेती आगे बढ़ रही है। समतल मैदानों विस्तार लेके आगे बढ़ती है। प्रारंभ में बहुत छोटी दुबली पतली है और आगे जब बढ़ रही है तो अपना आकार ले रही है। आगे चलते हैं, आइए। कालिदास के बृहयक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। कालिदास, मैंने बोला है, कालिदास संस्कृत के महान कवि हुए हैं जिन्होंने मेघदूत नामक महाकाव्य लिखा था। और मेघदूत नामक महाकाव्य में यक्ष एक पात्र होता है और वह यक्ष जो है ना, बृहयक्ष, मेघदूत कहते हैं बच्चों, बादल से अपना संदेश भेजता है, बादल के हाथों अपना संदेश भेज रहा है। कालिदास के बृहयक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेतवा यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना है। बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, प्रतिदान कहते हैं बच्चों लौटाते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेयसी कहते हैं बच्चों, तुम्हारी वह प्रेयसी प्रेम का होती है, उसको प्रेयसी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, यानी खुश होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। उस महाकवियों को भी सचेतन कहते हैं सजीव, हैं, सजीव रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा यानी कि खोया हुआ देखता है, शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। आइए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, हिमालय पर्वत के ऊपर से निकलती नदी, कितने ऊंचाई से नदी निकल रही है और नीचे अपना आकार ले रही है। नदी के निकलने का भी एक निश्चित स्थान होता है। आइए अब हम आगे चलते हैं। काका कालेलकर भी बच्चों लेखक हुए हैं। उन्होंने भी नदियों को लोकमाता का रूप दिया है। लोकमाता कहते हैं कल्याण करने वाली, हैं। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें, यदि हम इन्हें माता बनने से पहले अगर इन्हें हम बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज यानी कि क्या परेशानी है? हम देख सकते हैं इनको बेटियों के रूप में। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, है? इन्हीं में अगर हम प्रेयसी यानी कि प्रेमिका की भावना रख करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है? ममता का प्रेम का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है।
एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी कि तिब्बत की बात है। थोलिंग तिब्बत में एक जगह है बच्चों, तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी लेखक की। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। यानी कि लेखक बता रहा है कि मैं थोलिंग यानी कि तिब्बत में था। तिब्बत की बात है, जब मन मेरा उचाट हो गया था, यानी कि मन अच्छा नहीं था मेरा, है तबीयत मेरी थोड़ी ढीली थी, लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत सही नहीं है। सतलज नदी के किनारे जाकर के बैठ गया और दोपहर का समय था और पैर पानी में लटका दिए थे लेखक ने। और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने, यानी कि जो जल बह बह के आ रहा था, लेखक के पैरों को छू रहा था, है लेखक के पैरों से निकल के जा रहा था, है असर डाला उस जल ने। क्या असर डाला? तन और मन दोनों ताजा हो गए लेखक के। तो लेखक लगा गुनगुना से, क्या गुनगुनाने लगा? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, मुआ हुआ मुदित मन हटा खुमारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी ये बाप हिमालय, तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति प्रकृति नट के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। बच्चों, ये जो गीत गुनगुनाया है लेखक ने, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पाँव पानी में लटका दिए तो थोड़ी देर में तन और मन ताज़ा हो गया था लेखक का। तो लेखक कह उठा कि सतलुज बहन तुम्हारी, सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, लीला अचरज बहन तुम्हारी है। और बहन तुम्हारी जो लीला है, तुम जो लीला करती हो वो भी बड़ी आश्चर्य में डालने वाली, अद्भुत है, विचित्र है, वो भी बड़ी विचित्र है। तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय है, तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय है। तुम तो हृदय प्रसन्न हो, तुमसे तो हृदय प्रसन्न हो, सारी खुमारी अर्थात आलस्य दूर हो गया। और हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाओ मैं तुम पर भले आ रही हैं। आगे कह रहा है तो तुम तो हृदय प्रसन्न हो गया तुमसे, तुम्हारी मेरी सारी खुमारी अर्थात आलस दूर हो गया, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम पुत्री हो और यह हिमालय तुम्हारा पिता है, तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, पिता हिमालय चुपचाप रहकर भी तुम्हारे लिए चिंतित है, इनकी परेशान है, चिंता कर रहा है। प्रकृति नट के चित्रित पट पर, प्रकृति तो नर्तकी के समान है, नृत्य करने जो नृत्य करने वाली होती हैं, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, प्रकृति तो नर्तकी के समान है, इसी प्रकृति के आंगन में यानी कि प्रांगण में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, बार बार जय हो। धन्यवाद।